शायद स्केलेटल मसल में बताई थी। हाँ, जो हीमोग्लोबिन होता है उसको क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं, बस वही चीज़ है, ठीक है। उसको ना दो तरीके से उसको किया गया है। स्केलेटल मसल में क्या होता है कि जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या टर्म दे दिए, मायोग्लोबिन। और इस मायोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ये मसल बंडल, ये एक मसल फाइबर है और इधर एक दूसरा मसल फाइबर है, ठीक है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन को क्या नाम दिया गया बेटा, अब बात नहीं करो, अब बात नहीं करो आप लोग, आज फिर बहुत लोग नए आए हैं, लास्ट बेंच तो एकदम ही, मैं टाइम डिसाइड नहीं करती हूँ ना, बच्चे लोग तो अभी आते हैं, सुबह तो और नहीं आते हैं, बच्चे अभी दिख रहे, सुबह इतने रहते हैं। अच्छा ठीक है, मसल देखो, अभी ये दोनों का नाम नहीं लिखी हूँ, ठीक है, बस समझो ये एक मसल फाइबर है जिसमें हीमोग्लोबिन क्या है, प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन जो मसल में प्रेजेंट है उसको क्या नाम दे दिया गया, मायोग्लोबिन। तो इस मसल का कलर क्या हो जाएगा, इसके कारण रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मसल फाइबर का नाम क्या है, रेड मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर, ठीक है। और जब ये मायोग्लोबिन का पिगमेंट कम है या फिर एब्सेंट है तो फिर ये क्या है, पिगमेंट एब्सेंट है तो फिर कैसा हो जाएगा, वाइट मसल फाइबर, वाइट मसल फाइबर, ठीक है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, और ऑक्सीजन है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है मतलब यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, कहाँ पर होता है, ग्लाइकोलाइसिस तो देखो सब में हो रहा है, ठीक है, ये भी एक सेल है, इसमें भी क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस होगा। इसके बाद फिर एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन कौन सा होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बस सबका नंबर हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन का पिगमेंट प्रेजेंट है तो हमारा क्या हो गया, रेड मसल फाइबर, क्योंकि मसल का कलर क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। अब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट मतलब ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा या कम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कम है, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कम है। यहाँ पे रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पिगमेंट एब्सेंट है, पिगमेंट एब्सेंट है तो कलर क्या हो गया, वाइट या फिर बोलेंगे पेल कलर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट ही एब्सेंट है, तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर कैसा रेस्पिरेशन होता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। और अब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया लेस हो जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया लेस हो जाएगा, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है। और जब मसल का कंट्रैक्शन होता है, मसल का कंट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उस टाइम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या जा रहा है हमारे सार्कोप्लाज्म में, कैल्शियम आयन, मतलब यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मतलब कंट्रैक्शन में तो ये भी मदद करेगा, लेकिन ये कैसे कंट्रैक्शन में मदद करेगा, एनारोबिकली। जब बहुत ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइज लोग करते हैं ना तो क्या होता है, मसल का सेल एनारोबिकली रिस्पायर करने लगता है, तो क्या जमने लगता है वहाँ पे, लैक्टिक एसिड, वहाँ पे वाइट मसल फाइबर काम आ रहा है, क्लियर है। यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर ज़्यादा है, मतलब कैल्शियम आयन यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो मसल कंट्रैक्शन करेगा, लेकिन एनारोबिकली कर रहा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है इसको, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। और रेड मसल बंडल में हमारा मायोग्लोबिन पिगमेंट है, मतलब ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, ठीक है, मतलब वो एटीपी दे देकर काम करवा ले रहा है नॉर्मली, ठीक है, समझ में आया। तो ये टॉपिक शायद छूट गया था वहाँ पे, उसको उस कोचिंग में डाउट पूछा गया था मायोग्लोबिन क्या है और ये वाइट मसल बंडल क्या है, बस यही क्वेश्चन था, वाइट मसल बंडल और रेड मसल बंडल में डिफरेंस क्या है। वहाँ पे बस एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, मैं ऐसे डिफरेंस करके दे दी हूँ, ठीक है,
उस लास्ट पैराग्राफ में देखो सब कुछ लिखा हुआ है। स्केलेटल सिस्टम के पहले वाला पैराग्राफ देखो, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, बस क्या एक एक पैराग्राफ में सब लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत आप लोग जॉइंट्स मुझे बता दोगे? ठीक है, फाइब्रस जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फाइब्रस जॉइंट टिश्यू कार्टिलेज, सूचर में। सूचर कहाँ पर है? स्कल में। ठीक है, मतलब स्कल में फाइब्रस जॉइंट है। वर्टिब्रल कॉलम में कैसा जॉइंट है? कार्टिलेजेनस जॉइंट है। वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजेनस जॉइंट है। और जितने भी मूवेबल जॉइंट्स है वहां पे कौन सा जॉइंट है? सिनोवियल जॉइंट, वहां पे सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है? हाँ, ह्यूमरस और पेक्टोरल गिडल और फीमर और पेल्विक गिडल, यहाँ पे कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब, यहाँ पे कौन सा जॉइंट है? हाँ, सैडल, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट प्रेजेंट है। हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? हाँ, एल्बो में, नी में और हाँ फिंगर्स में। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। पाइवोट जॉइंट फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्रा में, कैसा जॉइंट है ये? पाइवोट जॉइंट। और फिर लास्ट है क्या? ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्पेल्स के बीच में। ठीक है, ये स्लाइड कर है। ठीक है, इसके बाद बताओगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर मसल्स डिग्रेड हो रहा है, हाँ, मास डिक्रीज करे, कैसा डिजीज है बेटा? ये बस बताओगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है? गलत है, जेनेटिक डिसऑर्डर। यही था नीट के क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें था कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और इसके बाद क्या कर दिया गया था? मायस्थेनिया ग्रेविस को नाम दे दिया गया था कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और दूसरे वाले में दे दिया गया कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ये दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, फाइंड द करेक्ट वन ढूंढा गया था, और ये दोनों क्या लग रहा है? नाम से सही लग रहा है, बाकी स्टेटमेंट सब सही दे दिया, सिम्टम्स वगैरह सब सही दे दिया, लेकिन इसको क्या कर दिया? ऑटो इम्यून, और उसको कर दिया जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये याद रखोगे, मायस्थेनिया ग्रेविस क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है मायस्थेनिया ग्रेविस में? इसमें क्या होता है? ब्लॉकेज होता है। किसका ब्लॉकेज होता है? केमिकल का, हाँ, एसिटाइल कोलिन का। एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? आप हाँ स्केलेटल मसल्स को पता ही नहीं कब मूव करना है। ठीक है, और हाँ पैरालिसिस का भी चांसेस हो जाता है। ठीक है, दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये कैसा है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, मसल्स डिग्रेड करने लगता है। हाँ, लाइफ स्पैन भी उसका कम रहता है, मसल्स डिग्रेड करने लगता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये एक डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, पेरेंट्स में है तो बच्चे में होने का बहुत चांसेस है। और एक दूसरा म्यूटेशन से भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बार ऐसे बीमारी जो पेरेंट्स में नहीं लेकिन बच्चे में हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब जीन का जो सीक्वेंस उसमें चेंजेस आ जाना। ठीक है, ये सब 12th में पढ़ना है बेटा। आप लोग मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में पढ़ोगे, इसके बाद म्यूटेशन वगैरह भी पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, जैसे यूवी रेडिएशन वगैरह से क्या हो जाता है? जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन होने के कारण कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप का कैंसर हो सकता है। म्यूटेशन बेसिकली क्या है कि हम लोग देखें ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या है? अब आपका जीन का सीक्वेंस ही चेंज हो गया, मतलब जिसको जो प्रोटीन उसको बनाना है वो प्रोटीन नहीं बनाए, कुछ और प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, तो वो म्यूटेशन है। ठीक है, और जब गलत प्रोटीन बन जाए बॉडी, मतलब बॉडी गलत तरीके से काम करेगा, वही है म्यूटेशन। ठीक है, हाँ, इसके बाद टेटनी क्या होता है? टेटनी लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयन होता है। ठीक है, फिर मैं पूछूं टेटनस क्या होता है? टेटनस चोट लगने पे इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? वो टेटनस का इंजेक्शन। उसमें होता क्या? अगर इंजेक्शन नहीं लो तो क्यों, मतलब क्यों इंजेक्शन लिया जाता है? हाँ, बैक्टीरिया से रखता है, मैं बताती हूँ। उसमें बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम, वो बैक्टीरिया सॉइल वगैरह में बेसिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर टेटनस का इंजेक्शन लोग नहीं लेते हैं ना, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है? मसल्स का कंट्रैक्शन करने लगता है। टेटनी और टेटनस में डिफरेंस है। टेटनी क्या होता है? कैल्शियम का लो लेवल हो जाता है, और टेटनस क्या हो जाता है? मसल्स का कंट्रैक्शन हो जाता है। मैं दिखाती हूँ कि जब टेटनस होता है ना, तो उस टाइम डेथ कैसा होता है। ये है आप लोग का 12th में, आप लोग को ये टॉपिक पढ़ना है। मैं इमेज दिखाई थी उस टाइम टैब से। इस डिसऑर्डर को कहते हैं लॉक जॉ डिसऑर्डर। लॉक जॉ डिसऑर्डर, मेरे को ना एग्जैक्ट वो इमेज नहीं मिल रहा है, लेकिन आप ये वाला इमेज देखो, इसका 3rd इमेज।
टेटनस के कारण डेथ होता है तो बॉडी ऐसा हो जाता है। इसका पूरा क्या हो गया, मसल का कंट्रैक्शन हो गया, ठीक है, मसल का कंट्रैक्शन हो गया, बॉडी ऐसा कर्व ले लेता है। वो वाला इमेज नहीं मिल रहा है, देखो मिल गया। ऐसा डेथ होता है जब टेटनस के कारण डेथ होता है। तो ये फिर डेथ हो चुका है बेटा, ऐसा डेथ होता है टेटनस के कारण, ठीक है। हमें लगता है कि बहुत छोटा सा चोट लगा हुआ है, लेकिन पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, नहीं इंजेक्शन ले लो, इंजेक्शन ले लो। मसल्स का इतना ज़्यादा कंट्रैक्शन होता है कि फिर वो रिलैक्स नहीं कर पाता और फिर डेथ हो जाता है, ठीक है। और जब पूरे बॉडी का मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो वो ऐसा शेप ले लेता है, ये देख रहे हो, ठीक है। इसीलिए चोट लगने पे इंजेक्शन ले लेना चाहिए टेटनस का, हाँ, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है, ये सॉइल में प्रेजेंट है, ये रोड पे प्रेजेंट है, ये सब जगह प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो टेटनस के कारण डेथ होता है तो इंजेक्शन इसलिए लिया जाता है, ठीक है। और इंजेक्शन में क्या होता है, उसमें प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज होता है, एंटीबॉडीज हम लोग डायरेक्टली ले रहे, ठीक है। ये हम लोग बात कर चुके हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ये भी 12th में पढ़ना है, इस डिजीज के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो टेटनी और टेटनस में डिफरेंस है। टेटनी में क्या हो रहा है, टेटनी में कैल्शियम आयन लो लेवल का हो जाए, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम आयन लो लेवल का हो जाता है। फिर इसमें सिम्टम्स क्या क्या होता है, कैल्शियम लो लेवल का इसका सिम्टम्स, ये स्मूथ मसल्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी कौन सा मसल्स को इफेक्ट कर रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी स्केलेटल मसल को, और टेटनी स्मूथ मसल्स को डिग्रेड करे। क्यों हो रहा है टेटनी, लो लेवल ऑफ कैल्शियम, और किसके लो लेवल का कौन सा हार्मोन है, ई से नाम था, ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण भी क्या हो रहा है, इसका लो लेवल के कारण, हाँ, टेटनी हो रहा है। इसके बाद गाउट क्या है, हाँ, यूरिक एसिड का जॉइंट्स में क्रिस्टल हो जाता है। कौन सा फूड में यूरिक एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होता है, प्रोटीनेशियस फ्रूट नहीं, प्यूरिन रिच फ्रूट, प्यूरिन जिसमें भाई रेड मीट में होता है, सोडा वगैरह में होता है, ठीक है। नहीं गोट नहीं, मीट में होता है, ठीक है, रेड मीट में होता है ये। इसके बाद और किस में होता है, सोडा वगैरह में प्रेजेंट होता है, हाँ, नहीं सिर्फ स्प्राइट नहीं, बहुत सारे सोडा में। तो क्या होता है इसमें, क्या चीज़ में रिच है, प्रोटीन नहीं, मुझे वही लग रहा था, कल शायद आप लोग दाल के कारण आप लोग प्रोटीन समझ गए थे, क्योंकि दाल के ऊपर का पानी हम लोग फेंक दे रहे हैं, तो प्रोटीन नहीं याद रखना, क्या चीज़ क्या रिच होता है, प्यूरिन क्या है, हाँ, प्यूरिन पैरामिन नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर, न्यूरल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन, थोड़ा सा देख लेते लास्ट क्लास में। कौन सा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूरल सिस्टम एब्सेंट है, कौन सा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एनिमल किंगडम में कौन सा ऐसा फाइलम है जैसे न्यूरल सिस्टम एब्सेंट है, हाँ। अब इतना बोलूंगी तब आप लोग बताओगे, ठीक है। यूनिसेलुलर में तो एब्सेंट है ही, लेकिन मल्टी सेलुलर में किस में एब्सेंट है, पॉरीफेरा में एब्सेंट है, ठीक है। किस में प्रिमिटिव टाइप का होता है, सेलेंट्रेटा में प्रिमिटिव टाइप का, ठीक है। कैसा होता है प्रिमिटिव टाइप का, नर्व नेट जैसा सिर्फ स्ट्रक्चर है, सिर्फ नेटवर्क बना हुआ है, सिर्फ जाली जैसा बना हुआ है, ठीक है। सबसे एडवांस्ड न्यूरल सिस्टम किस में प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग में सबसे एडवांस हमारा क्या प्रेजेंट है, न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। सीएनएस और पीएनएस में क्या डिफरेंस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हाँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं बोलेंगे, न्यूरल सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। सर नाम चेंज कर दिया गया, नर्वस सिस्टम चेंज करके न्यूरल सिस्टम कर दिया गया। तो ऑटोनॉमिक और सोमैटिक, ऑटोनॉमिक क्या रेगुलेट करता है, सिंपैथिक, हाँ, और पैरासिम्पैथेटिक, ये क्या रेगुलेट कर रहा है, वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री, और सोमैटिक वॉलेंट्री को रेगुलेट करता है, ठीक है। देखो बस जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये सीएनएस का पार्ट है, बाकी जो न्यूरल सिस्टम तो पूरे बॉडी में फैला हुआ है ना, वो पीएनएस का पार्ट है, ठीक है। जो पूरे बॉडी में रेगुलेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, पीएनएस कर रहा है, ठीक है। और जो स्मूथ मसल्स को या इनवॉलेंट्री मसल्स को जो रेगुलेट कर रहा है वो एएनएस है, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो इनवॉलेंट्री मसल्स है ये डायरेक्टली ब्रेन से लिंक्ड नहीं है, ये किससे लिंक्ड है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से लिंक्ड है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या देखे थे कि एफरेंट
सिग्नल और ये इफरेंट सिग्नल, एफरेंट और इफरेंट में क्या डिफरेंस है? इफरेंट लेकर के आते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अब न्यूरल सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल क्या है न्यूरल सिस्टम का? फंक्शनल यूनिट न्यूरल सिस्टम का न्यूरॉन्स। ये आप लोग क्यों नहीं बता रहे हो? एक बार ही देख लो। कोऑर्डिनेशन क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन, हाँ जब मोर देन वन ऑर्गन साथ में कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करे वो क्या है? कोऑर्डिनेशन है। या सिंक्रोनाइज्ड वे में फंक्शन करे वो क्या है? कोऑर्डिनेशन है। अब आते हैं न्यूरॉन्स पे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम जो है ये क्या है? ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसका स्ट्रक्चर हम लोग सबको पता है। क्या क्या कंपोनेंट्स होता है इसका? सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन होता है। हाँ, और एक्सॉन का ही एंडिंग होता है वो क्या होता है? सिनेप्टिक नॉब होता है, ठीक है। सर स्ट्रक्चर पे बना देगा बोर्ड पे? नहीं नहीं, आप बनाओ, कोई स्ट्रक्चर बना दो तब याद रहेगा। कॉपी में भी बनाना है आप लोगों को, बोर्ड पे बनाना है। कौन बनाएगा? नेमिंग नहीं करना है, बस स्ट्रक्चर बनाना है। बेटा आप बना दो संगीता, बस स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, नेमिंग नहीं करना है। हाँ वो फेयर में बनाना है। जो नोट्स में ऐड करूंगी ना डायग्राम, वो फेयर करना होगा। हाँ नहीं, इसमें 3 डायग्राम है। हाँ हाँ मुझे लगता है तीनों बनाना है। मैं इजी डायग्राम सर्च करी थी। हाँ याद है, निखत नाम है ना। अब सारा डायग्राम आप ही बनाओगे बोर्ड पे। बेटा आपको 11th में यही डायग्राम पढ़ना है जो 9th में पढ़े थे। कोई बात नहीं बस ये नीचे में ऐसा नहीं बनेगा। ये क्या बहुत कुछ इरेज हो गया? नहीं, ये वाले इरेजर तो मिटेगा। ठीक है, यहाँ छोटा, अच्छा तीन डायग्राम दिया हुआ है नोट्स में, तीनों बनाने। एक न्यूरॉन का दिया हुआ है, एक माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दिया हुआ है, और तीसरा दिया हुआ है यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। क्या क्या? ब्रेन का भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। इजी है, वो मैं बनाऊंगी, ठीक है। नहीं वो इजी डायग्राम है, ब्रेन का डायग्राम इजी है। ये मैं 10th में सीखी थी ब्रेन का डायग्राम बनाना, और फिर मैं क्लास में सबको सिखा रही थी क्योंकि मैं बहुत इजी ट्रिक से सीखी थी, तो इसलिए वो डायग्राम मैं बना दूंगी, ठीक है। सबसे पहले सेल बॉडी। सेल बॉडी इसमें से कौन सा पार्ट है? सेल बॉडी, ये क्या है? ये है सेल बॉडी। ये क्या है? अब ये एक्सॉन नहीं बेटा, एक्सॉन सिर्फ ये बीच वाला है, एक्सॉन सिर्फ ये वाला लाइन है। ये जो येलो डार्कर करी ना, बस वो एक्सॉन है। इसके बाहर जो कवरिंग है वो क्या है? माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर इसका टर्मिनल एंड ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टीलोडेंड्रॉन, ठीक है। और इस टीलोडेंड्रॉन का एंड ये क्या? नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, नॉब लाइक। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब आते हैं सेल बॉडी पे। सेल बॉडी, ठीक है। तो सेल बॉडी को क्या कहा जाता है? इसको साइटोन भी बोला जाता है, ठीक है। सेल बॉडी क्या कहलाता है? साइटोन भी कहलाता है। इसमें क्या क्या पार्टिकल्स हो सकते हैं या क्या क्या ऑर्गेनेल प्रेजेंट हो सकता है साइटोन में? न्यूक्लियस, सबसे पहले तो न्यूक्लियस, ठीक है। सेल बॉडी है बेटा, तो इसमें फिर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है।
तो इसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा ना उसको बोला जाएगा न्यूरोप्लाज्म। इसको क्या नाम दिया जाएगा? न्यूरोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो क्या क्या सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। न्यूरोप्लाज्म क्या है इसका? साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट। ग्रैन्यूल्स का नाम क्या है? निसेल्स ग्रैन्यूल। निसेल्स ग्रैन्यूल, निसेल ग्रैन्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। निसेल ग्रैन्यूल क्या है? ये इर्रेगुलर मास है। इर्रेगुलर मास है किसका? RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स का। तो निसेल्स ग्रैन्यूल का फंक्शन क्या होगा? निसेल्स ग्रैन्यूल का फंक्शन, निसेल्स ग्रैन्यूल इरेग्युलर मास है, ठीक है। ये कहां पे? RER और राइबोसोम्स का इरेग्युलर मास है जो यहां पे प्रेजेंट है। क्या है? निसेल्स ग्रैन्यूल। बेटा इसका फंक्शन बता दो, इसका फंक्शन बता दो। राइबोसोम्स एब्सेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और स्मूथ पे एब्सेंट होता है। फंक्शन वही निसेल्स ग्रैन्यूल का फंक्शन हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। ये किसी को याद नहीं है। राइबोसोम्स का वही फंक्शन है और इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो इसका ही वही फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस। SCR का बता दो, SCR का फंक्शन। कोलेस्ट्रॉल सब स्टोर करता है। सिंथेसिस किसका करता है? लिपिड का, ठीक है। हाँ, डिटॉक्सिफाई भी करता है सब्सटेंस को, ठीक है। ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, क्या है? निसेल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। और भी कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट है, अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइटोस्केलेटन, ठीक है। सेल के अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, तो वैसे ही सेल बॉडी में भी क्या प्रेजेंट होगा? साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा। लेकिन ये न्यूरॉन है तो इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देंगे। तो क्या है? न्यूरो फिलामेंट और न्यूरोट्यूब्यूल, ठीक है। न्यूरोफिलामेंट और न्यूरोट्यूब्यूल, ये क्या है? साइटोस्केलेटन किसका? सेल बॉडी का। क्लियर है? और इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें कुछ फैट ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट होता है और कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होता है। समझ में आया? क्या हो गया? कहां चोट लग गया? अच्छा, कट्टर, मुझे लगा कटा हुआ दिखा रहा है और वो ऐसे भी कर भी रहा था तो मुझे लगा चोट लग गया इसको कहीं जाके, इसलिए कवर किया हुआ है माथा। बेटा आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को? शांत हो जाओ। अदर कंपोनेंट्स क्या है इसमें? न्यूरोफिलामेंट, न्यूरोट्यूब्यूल, फैट ग्लोब्यूल और पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। क्या याद रखना है बेटा कि ये जो सेल बॉडी है ना, ब्रेन में दो पार्ट होता है, एक होता है व्हाइट पार्ट और एक होता है ग्रे पार्ट। व्हाइट पार्ट को हम लोग व्हाइट मैटर बोलेंगे, ठीक है, और ग्रे पार्ट को क्या बोलेंगे? ग्रे मैटर। तो हमारा सेल बॉडी मोस्टली कहां पे प्रेजेंट होता है? ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है। सेल बॉडी मोस्टली प्रेजेंट इन, हाँ पूरे बॉडी में नहीं, पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, पूरे बॉडी में न्यूरॉन प्रेजेंट है। हम लोग मसल कंट्रैक्शन देखे थे तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन था, मोटर एंड प्लेट था, याद नहीं आ रहा है? ये याद नहीं आ रहा है? मोटर एंड प्लेट, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, तो वो कहां पर था? वो मसल के पास में न्यूरॉन था ना। बस आप लोग मुझे ये बताओगे कि ये न्यूरॉन कौन सा होगा? मोटर न्यूरॉन होगा कि सेंसरी न्यूरॉन होगा? मोटर न्यूरॉन। ये कौन सा है? मोटर न्यूरॉन। और ये क्या है? ये मसल बंडल है हमारा, ठीक है।
ये है क्या, मसल बंडल। ये समझ में आ रहा है मैं क्या ड्रॉ कर रही हूं इसमें, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। ये क्या है, ये क्या है, मसल फाइबर है। मसल फाइबर मतलब मसल का सेल, ठीक है, मसल का सेल। ये क्या है, मोटर न्यूरॉन है। इस जंक्शन को क्या नाम दिया गया, इस जंक्शन को जहां पे न्यूरॉन और मसल फाइबर कनेक्ट हो रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। इस रीजन को वो नाम दिया जा रहा है, ठीक है। इस रीजन को क्या नाम दिया गया, मोटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब न्यूरॉन और मसल का जंक्शन, या फिर मोटर एंड प्लेट, मोटर न्यूरॉन का एंड पोर्शन, ठीक है, इसका नाम क्या है, मोटर एंड प्लेट। और इस पूरे यूनिट को, इस पूरे यूनिट को जिसमें न्यूरॉन है और मसल है, इसको क्या बोला गया, मोटर यूनिट। मोटर यूनिट जो भी दिव्या बताए, मोटर यूनिट ये है। न्यूरॉन और मसल को क्या बोले हम लोग, मोटर यूनिट, ठीक है। ये मोटर यूनिट है, मोटर न्यूरॉन और मसल का यूनिट। ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन कहला रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। और न्यूरॉन से क्या पास होता है इसमें, ये बता दो, न्यूरॉन से क्या इसमें पास हो रहा है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब इसी बहाने पूरा का पूरा मसल कंट्रैक्शन बता दो, कोई नहीं लिखा था कॉपी में, कोई नहीं लिखा है मसल कंट्रैक्शन। हाँ, एसिटाइल कोलिन आया, फिर ये क्या करेगा, सार्कोप्लाज्मिक, सॉरी, सबसे पहले प्लाज्मोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, फिर वो क्या करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म जाएगा, कैल्शियम आयन किस में जाएगा, सार्कोप्लाज्म में जाएगा। फिर सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन क्या करेगा, ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, और फिर एक्टिव साइट विजिबल हो जाएगा, और उस पर मायोसिन का हेड जाके बाइंड कर जाएगा, और वो क्या करेगा, उसको कंट्रैक्ट करेगा। बस यही पूरा है, स्ट्रक्चर है। तो आपका सवाल कहाँ गया, आपका सवाल कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ कि ये जो न्यूरॉन है ये बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, हर जंक्शन में प्रेजेंट है, हर सेल के पास प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि इंफॉर्मेशन कौन ले जा रहा है, न्यूरॉन ले जा रहा है, ठीक है। ब्रेन सब जगह आके नहीं पूछता है, ब्रेन सब जगह तुमको कोई दिक्कत है, तुमको कोई सिग्नल मिला, तुमको कोई सिग्नल मिला, तो बॉडी का हर सेल वो सिग्नल ब्रेन तक कौन पहुंचा रहा है, न्यूरॉन पहुंचा रहा है, ठीक है। तो न्यूरॉन का मैसेंजर पूरे बॉडी में है, जो मैसेज को लेकर के न्यूरॉन तक, सॉरी, ब्रेन तक पहुंचा रहा है, ठीक है। ब्रेन का जो मैसेंजर है, ब्रेन का जो दूत है, वो पूरे बॉडी में फैला हुआ है, जो कि क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। जो क्या करे, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, और ब्रेन जो उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है वो भी उस सेल तक या टिश्यू तक पहुंचा रहा है, ठीक है। तो एक इसका एग्जाम्पल एक ये हो गया। एक चीज बस याद रखोगे बेटा, जब न्यूरॉन और किसी मसल फाइबर का बीच का डिफरेंस है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन भी बीच में गैप है, और इस गैप को क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस, ठीक है, सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स या सिनेप्सिस वो गैप है। दो न्यूरॉन के बीच का गैप सिनेप्स, न्यूरॉन और मसल के बीच का गैप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट, ठीक है। यह भी आगे इसमें आता, समझ पाए हो। जो साइटोन है, जो सेल बॉडी है, मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रे मैटर में प्रेजेंट है, ब्रेन के ग्रे मैटर में प्रेजेंट है। इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, सेल बॉडी का मेन फंक्शन, अब इसमें क्या है, सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो मेन रेगुलेशन कौन करेगा, मेन रेगुलेशन कौन करता है, सेल बॉडी का, क्योंकि इसके पास क्या है, सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है और रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। एक चीज और याद रखोगे, न्यूरॉन में, न्यूरॉन भी क्या है, न्यूरॉन एक सेल है ना, न्यूरल सेल है ना ये, इसमें सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है। सेंट्रोजोम का काम क्या है, सेल डिवीजन। तो एक बार ही न्यूरॉन मैच्योर हो गया, उसके बाद फिर ये डिवाइड नहीं करेगा। एक ही है बॉडी में, एक बार जब जितना न्यूरॉन बन चुका है, जितना मैच्योर हो चुका है, फिर बाद में फर्दर लाइफ में नहीं बनता है न्यूरॉन।
ठीक है, इसीलिए छोटे बच्चों, एक ही नहीं है ये, एक न्यूरॉन नहीं बेटा, आप समझो कि ब्रेन में जितने मिलियंस ऑफ न्यूरॉन है वो उतने ही रहेंगे, ठीक है। इसलिए जो छोटा बच्चा उनका मेमोरी क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे जैसे एज आने लगता है उस टाइम, क्योंकि ये न्यूरॉन अब क्या है, ये डैमेज हो सकता है लेकिन ये बढ़ नहीं सकता, तो मेमोरी धीरे धीरे होने लगता है, घटने लगता है, बस यही रीज़न है। क्लियर है। तो न्यूरॉन में क्या एब्सेंट है, सेंट्रोजोम, तो इसका मतलब है कि न्यूरॉन में सेल डिवीजन एब्सेंट होता है। मैच्योर न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा आते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है, डेंड्राइट्स क्या है, फाइबर्स इमर्जिंग फ्रॉम दी सेल बॉडी। नहीं, वो तो बॉडी वेट करता है। देखो ये डेटा ना बहुत जगह वैरी करता है, ठीक है, कहीं आपको 639 मिलेगा, कहीं 641 मिलेगा, तो ये चेंज कर रहा है डेटा, वैरी करता है। मेडिकल के बुक्स में आपको 641 मिलेगा, गूगल सर्च करोगे, या जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं तो कितना पढ़ते हैं, 639 पढ़ते आए हैं, ठीक है। ये आपका पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि ये वैरी करता है, मसल्स वैरी करता है। गूगल में कितना आ रहा है, एक बार गूगल करके देख लो गूगल पे क्या आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो कितना आ रहा है, 639 पढ़ते हुए आए हैं। 206 हड्डी होता है और मसल्स 639, लेकिन ये थोड़ा बहुत वैरी करता है। बेटा फोन रख दो। इसका काम क्या है, डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है, इम्पल्स को कहां तक ला रहा है, इम्पल्स को ला रहा है सेल बॉडी में, ठीक है। सेल बॉडी तक ये इम्पल्स को ला रहा है, ठीक है। इसमें भी अब कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो इसमें अब जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो क्या है, न्यूरोफिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रिया और निसेल्स ग्रैन्यूल। अगर क्वेश्चन आएगा क्या मिटाना है, आप अलग ही उधर बात करते रहते हो। अगर क्वेश्चन आते कि निसेल्स ग्रैन्यूल किससे एसोसिएटेड है, तो न्यूरल सिस्टम से एसोसिएटेड है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत। न्यूरॉन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है, न्यूरल सिस्टम में इसका 3 कंपोनेंट है, क्या क्या, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन, ठीक है। अब सेल बॉडी क्या है, मेजरली कहां पे प्रेजेंट है, ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन में, ठीक है। इसको साइटोन भी बोला जाता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ग्रैन्यूल्स क्या है, निसेल्स ग्रैन्यूल। अब निसेल्स ग्रैन्यूल क्या है, निसेल्स ग्रैन्यूल क्या है, तो लिखा हुआ है बोर्ड पे, इरेगुलर मास है किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और राइबोसोम्स का। ये दिक्कत था, ये इसका इरेगुलर मास है, और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। कुछ क्या हो गया पता है, मुझे एक चीज बस फील हुआ है कि इस टाइम में ना बच्चे पढ़ने के मूड में नहीं रहते हैं। इस टाइम ये भी फील आता है कि मैथ्स वाले सब घर चले गए, हम लोग अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ्स वाले 7 बजे से आके पढ़ते, ये आप लोग नहीं देखते। अदर कंपोनेंट्स क्या प्रेजेंट है, न्यूरोफिलामेंट, न्यूरोट्यूब्यूल और फैट ग्लोब्यूल और कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर दूसरा कंपोनेंट क्या है, डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है, फाइबर्स इमर्जिंग फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से कुछ फाइबर्स इमर्ज करे। क्या काम है इसका, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो आ रहा है ना उसको ये कंडक्ट करे कहां तक, सेल बॉडी तक। और इसमें क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, न्यूरोफिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रिया और निसेल ग्रैन्यूल्स। क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ाई हुआ टॉपिक से सारा। फिर आता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, एक्सॉन क्या है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स
या फिर कैरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कैरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी दूर ले जाते हैं, ठीक है। डेंड्राइट का क्या काम है कि इम्पल्स को सेल बॉडी तक ला रहे हैं, एक्सॉन का क्या काम है, सेल बॉडी से इम्पल्स को दूर ले जा रहे हैं। कैरिंग कंडक्शन ऑफ इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, terminal end of axon is called सिनेप्सिस। नहीं था, मैं फिलामेंट का ही नाम पूछ रही हूं। हाँ, टीलोडेंड्रॉन, ठीक है। ये जो फिलामेंट है, मैं लास्ट का नॉब नहीं पूछी, जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट क्या है, टीलोडेंड्रॉन, ठीक है। और फिर क्या, टीलोडेंड्रॉन टर्मिनेट इनटू नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या होता है, सिनेप्टिक नॉब। बेटा नॉब का नाम है सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच के गैप को हम लोग सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये नॉब का नाम क्या है, सिनेप्टिक नॉब। इस सिनेप्टिक नॉब में क्या प्रेजेंट होगा, सिनेप्टिक वेसिकल। इस सिनेप्टिक नॉब में क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स आर प्रेजेंट। और इस सिनेप्टिक वेसिकल मतलब क्या, थैली, ठीक है। क्या यहां प्रेजेंट है, सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है। और वेसिकल का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडीज करता है, ठीक है। गोल्जी बॉडीज क्या कर रहे हैं, वेसिकल्स बनाते हैं, ठीक है। तो सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है यहां पे। और इस सिनेप्टिक वेसिकल में क्या प्रेजेंट होगा, वेस्ट नहीं प्रेजेंट होगा। ये क्या कर रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या इंपल्स ले जा रहा है, तो वो इंपल्स कैसे ले जाएगा, नहीं वो चीज नहीं बेटा, ये अब कुछ और है, ठीक है। बस यहाँ पे समझो वेसिकल प्रेजेंट है, क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल। तो इसके अंदर कुछ आपका जरूरी सामान होगा ना। ये हम लोग क्या सब हेडिंग था सेल वाले चैप्टर में, जिसमें था क्या था, पैकेजिंग था, वैक्यूल था जो रिमूव कर रहा है वेस्ट को, हाँ गोल्जी apparatus, नहीं एनसीईआरटी बुक देना जल्दी से। एक क्या था, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, और इसका क्या नाम था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। किसी को याद नहीं आता है, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हो क्या रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। सामान बना, फिर उसको क्या किया गया, फिर उसको पैक किया गया, ठीक है। अब जो वेस्ट बना उसको ही बॉडी से रिमूव किया जाएगा, ठीक है। बस यही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो उसका कौन सा पार्ट है हमारा, यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या काम कर रहा है, वेसिकल बना रहा है। तो वेसिकल में वो कुछ पैकेजिंग कर रहा है, तो क्या वो पैक करेगा, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो ले जाता है। मैंने वहां पे डायग्राम भी इरेज कर दी। हाँ, केमिकल भेजता है, वेरी गुड, केमिकल भेजता है। केमिकल क्या है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी देखे थे, केमिकल का नाम न्यूरोट्रांसमीटर। बस ठीक है। सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है। और सिनेप्टिक वेसिकल में हमारा क्या, इस वेसिकल में क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है, और केमिकल का नाम एसिटाइल कोलिन। मुझे भी अभी तक नहीं पता है। न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है, इस सिनेप्टिक वेसिकल में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है, एज अ केमिकल फॉर्म किस में जा रहा है, दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। बस एक्सॉन में इतना ही है। इसके बाद क्या टॉपिक है, नहीं खत्म नहीं हुआ अभी तक, नोट्स में देख के बताना था।
अभी है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। दो तीन चीज और क्या याद रखना है बेटा, जो सेल बॉडी में जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग क्या नाम दिए, न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। और जो एक्सॉन में जो साइटोप्लाज्म है, एक्सॉन में साइटोप्लाज्म को क्या नाम देंगे, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। और इसके मेम्ब्रेन को क्या नाम देंगे, एक्सोलेमा, ठीक है। ये सब स्पेशल सेल्स है ना, तो ये सब अपना अपना नाम अपने से रखे, ठीक है, कि मेरे नाम से मेरे सेल मेम्ब्रेन को भी जाना जाएगा और मेरे नाम से मेरे साइटोप्लाज्म को भी जाना जाएगा, ठीक है। तो एक्सॉन के बाहर का जो लेयर है उसको एक्सोलेमा, और जो साइटोप्लाज्म है एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। कल क्लास नहीं है, मतलब मेरा क्लास नहीं है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या है, माइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरा क्या है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। एक है माइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरा क्या है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या है, नाम से समझ में आ रहे, इसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा, माइलिन शीथ प्रेजेंट, और इसमें क्या होगा, माइलिन शीथ एब्सेंट। माइलिन शीथ क्या है, माइलिन में बताइए ना कि लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बस ये मेम्ब्रेन है। जहां पे माइलिन शीथ, ये वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं ना, नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर। कौन से सेल्स का बना है, तो ये श्वान सेल्स का बना हुआ है, श्वान सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। और इस श्वान सेल्स में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, समझ में आ रहे हैं। माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, और माइलिन शीथ एब्सेंट है मतलब वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर बस ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो गया, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। यहां पे माइलिन शीथ क्या है, एब्सेंट है। माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिन शीथ प्रेजेंट, और दूसरे वाले में क्या, माइलिन शीथ एब्सेंट। किसमें ये ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में देखने को मिलता है। ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में देखने को मिलता है। और ये किस में मिलता है, ये सोमैटिक नर्व और ऑटोनॉमिक नर्व में देखने को मिलता है। क्लियर है, ये किस में मिल रहा है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में देखने को मिल रहा है, मतलब सीएनएस में मिल रहा है। अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ है कहीं पर कि ये पीएनएस में नहीं मिलता है, लेकिन ये सिर्फ पीएनएस में मिलता है। एनसीईआरटी ना इसको बहुत ज़्यादा क्लियर वे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग क्या याद रखोगे कि माइलिनेटेड न्यूरॉन आपका क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में मिलता है और साथ में पीएनएस में भी मिलता है, ठीक है। लेकिन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन सिर्फ पीएनएस में मिलता है, ये सीएनएस में नहीं मिलता है, ठीक है। आपका नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन आपके ब्रेन में नहीं मिलेगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में नहीं मिलेगा, लेकिन माइलिनेटेड आपका पीएनएस में मिल सकता है। एनसीईआरटी में उतना ज्यादा इसको जस्टिफाई करके नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नर्व इंपल्स फास्ट किस में होगा, सोच के बताओ, नर्व इंपल्स फास्ट किस में होगा, किस में फास्ट होगा, बस आप लोग गेस कर रहे हो कि कुछ पीछे रीजन नहीं पता है। नॉन माइलिनेटेड में कौन बोल रहा है इनवॉलेंट्री फास्ट होता है, ब्रेन फास्ट नहीं है। आप बोल रहे हो कि इनवॉलेंट्री फास्ट है, लेकिन जो मतलब ब्रेन जो बोल रहा है वो फास्ट नहीं है। जो ब्रेन जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो तो वॉलेंट्री सिग्नल्स है ना, और इनवॉलेंट्री का जो बिना ब्रेन के काम कर रहा है, मतलब ये नहीं बोले बिना ब्रेन के काम कर रहा है, मतलब जो सीएनएस पे डिपेंडेंट नहीं है अपने फंक्शन के लिए,
ठीक है, नहीं क्वेश्चन वो है ही नहीं बेटा, मैं बस पूछू किसमें इंपल्स ज्यादा हो। बॉडी में ये भी प्रेजेंट है, बॉडी में ये भी प्रेजेंट है, बस अच्छा ठीक है, तुक्का ही मार लो, तुक्का मार लो, ये ए है ये बी है, फास्ट किस में होगा, बी में, सब लोग बी है, बी में फास्ट होगा, ठीक है, बी में फास्ट होगा। बी में कैसे फास्ट होगा, ए में इम्पल्स कैसे जाता है ना, ए में इम्पल्स यहां से डायरेक्टली आपके एक्सॉन में जाके फिर ये आपके क्या आता है, सिनेप्टिक नॉब में आ जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, यहां से ये हॉप कर रहा है, हाँ ठीक है, यहां से ये क्या कर रहा है, हॉप कर रहा है, ठीक है, नर्व इम्पल्स हॉप कर करके जा रहा है, मतलब सोचो कूद कूद के जा रहा है रैबिट की तरह, तो फास्ट कौन हो गया, जो हॉप कर रहा है, ठीक है, इसलिए मतलब बी में क्या हो जाता है, फास्ट, नर्व इम्पल्स फास्ट हो जाता है, नर्व इम्पल्स फास्ट, और इसमें क्या हो जाएगा, नर्व इम्पल्स रिलेटिवली स्लो, ठीक है, माइलिनेटेड में क्या नर्व इम्पल्स फास्ट रहेगा और दूसरे वाले में नर्व इम्पल्स रिलेटिवली स्लो रहेगा, समझ में आ गया। अब एक और टाइप है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, इसमें क्या है, ये यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर, बाई और मल्टीपोलर। इसमें भी एक तुक्का एक पहले लगा लो, क्योंकि अगर आप लोग गलत हो गए ना तो वो दिमाग में बैठा रहेगा कि क्या चीज में गलती था, क्या सही आंसर होगा, ठीक है। ये जो न्यूरॉन है ये कैसा है, यूनिपोलर, बाईपोलर की मल्टीपोलर, कोई भी, चलो कोई भी एक ले लो, ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, दोनों एक ही है, दोनों का एक ही आंसर है। ये क्या है, नहीं आपका ना ए और बी दोनों आ जाएगा, ठीक है, अगर यूनिपोलर होगा तो दोनों यूनिपोलर होगा, बाईपोलर हो तो दोनों बाईपोलर होगा, मल्टीपोलर हो तो दोनों मल्टीपोलर होगा, मल्टीपोलर है पूरा क्लास, मल्टीपोलर। बेटा आप आंसर क्यों चेंज करते हो, भरोसा नहीं है खुद पे, बताओ जल्दी से, बाईपोलर पे सब आ गए, अच्छा तुक्का मारो लेकिन एक ही आंसर बोलोगे ना, कि सब आंसर को थोड़ा थोड़ा बोल दोगे कि 20% ये, 50% ये, 70% ये, ऐसे थोड़ी बोलना है, कोई एक जल्दी से बोलो, किसी एक को लॉक करो जल्दी से, कौन सा लॉक करें, सी मल्टीपोलर, सी, सारे कोई सी, सही है, मल्टीपोलर है, ये दोनों क्या है, मल्टीपोलर है। भाई मैं बोले आपको भरोसा क्यों नहीं है खुद पे, ये दोनों मल्टीपोलर है, ठीक है। डिफरेंस क्या है इसमें, यूनिपोलर न्यूरॉन में सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट है, ओनली एक्सॉन इज प्रेजेंट, ठीक है, सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाईपोलर में क्या होता है, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट इज प्रेजेंट, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट इज प्रेजेंट, ठीक है। और मल्टीपोलर में हाँ, वन एक्सॉन एंड मेनी डेंड्राइट्स, ठीक है। इसमें क्या है, वन एक्सॉन एंड मेनी डेंड्राइट्स, मेनी डेंड्राइट्स। अब जो मैं इमेज भेजी हूं ना वो एक बार आप लोग देखो मोबाइल में, इसको हम लोग ना एक डेंड्राइट कंसिडर करते हैं, तो मल्टीपोलर में क्या है, बहुत सारे डेंड्राइट है, मोर देन 2 डेंड्राइट्स होता है, ठीक है, मोर देन 2 डेंड्राइट्स। और एक्सॉन कितना है, एक्सॉन एक है, एक्सॉन सब में एक ही होगा, ठीक है। हम लोग किस पे इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डेंड्राइट के प्रेजेंस में। यूनिपोलर में डेंड्राइट एब्सेंट है, डेंड्राइट एब्सेंट है, ठीक है। बाईपोलर में एक डेंड्राइट प्रेजेंट है और मल्टीपोलर में मोर देन 2 डेंड्राइट प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल याद रखने का है, इसका एग्जाम्पल याद रखना, यूनिपोलर होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। ये कहां देखने को मिलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में,
ठीक है। बाइपोलर रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, ठीक है। और मल्टीपोलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। मतलब सेरिब्रल के कॉर्टेक्स में कौन सा न्यूरॉन देखने को मिल रहा है? मल्टीपोलर, रेटिना ऑफ आई बाइपोलर, और यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट दोनों में, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट बोथ, ये दोनों में देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहां तक? दोनों में देखने को मिल रहा है। ये वर्टिब्रेट्स में देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे ये ह्यूमन आई में देखने को मिल रहा है, और ये अच्छा, ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट जो ये लिखी हो ना बेटा, ये दोनों के एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये दोनों के एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब अभी हम लोगों में भी ये यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं है, एम्ब्रियो में प्रेजेंट था, ठीक है। मतलब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों के एम्ब्रियो में यूनिपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। और मैच्योरेशन पे ये न्यूरॉन है। बाइपोलर अभी भी हमारे रेटिना में प्रेजेंट है, और मल्टीपोलर हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। समझ में आया? यहाँ तक कुछ भी टफ था ऐसा जो कुछ नया जाने? तो मुझे नहीं लगता कुछ नया जानने जैसा था, बस ये थोड़ा बहुत माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड लेकिन बेसिक था, ठीक है। लास्ट बेंच बेटा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि आप लोग बात करने के लिए बैठे हो क्लास में? माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में डिफरेंस? चलो अब देख के बता दो, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में डिफरेंस, जल्दी बताओ। हाँ, माइलिनेटेड में माइलिन शीथ प्रेजेंट है, नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ एब्सेंट है। नर्व इंपल्स फास्टर किस में होगा? माइलिनेटेड में, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जंप करता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे कर रहा है, जंप कर रहा है। कहां पे जंप करता है, कहां पे जंप करता है, ये क्वेश्चन है। कहां पे जंप कर रहा है? नोड ऑफ रैनवियर है, वेरी गुड। अच्छा यहां गायब कर दी ना, ये नोड ऑफ रैनवियर से ये जंप करता है, ठीक है। नोड ऑफ रैनवियर से क्या कर रहा है, जंप कर रहा है दूसरे पर, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट है, जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट है। अच्छा सेल बॉडी प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? सेल बॉडी का तो बात ही नहीं करें, सेल बॉडी होगा, सेल बॉडी तो होगा ही ना, सेल बॉडी सब में होगा, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन में देखना बेटा, उसमें स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है, ये आपका एक्सॉन दिया हुआ है, और यहां पर इस तरीके से करके सेल बॉडी बना हुआ है, ठीक है। ये यहां पे ऐसे सेल बॉडी बना हुआ है, तो सेल बॉडी होगा। लेकिन देखो कहीं पे डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं है, सेल बॉडी से कहीं पे डेंड्राइट नहीं निकल रहा है, ठीक है। बाइपोलर में क्या है, सेल बॉडी से सिर्फ एक डेंड्राइट निकलेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। दूसरे वाले में यहां पे ऊपर में सेल बॉडी है, ठीक है, और यहां से क्या है, सिर्फ एक डेंड्राइट बाहर निकल रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बाइपोलर में। और मल्टीपोलर में क्या है, बहुत सारा डेंड्राइट निकलेगा। क्लियर है? समझ में आई तीनों? यूनिपोलर कहां पे प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ वर्टिब्रे और इनवर्टिब्रे दोनों। बाइपोलर रेटिना ऑफ आई, और मल्टीपोलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्लियर है यहां तक? बेटा फोन हटाओ। अच्छा चलो अब ना कुछ हम लोग न्यूरल टिश्यू का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज का बात करते हैं, ठीक है। क्या हो गया बेटा, यहां हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ताकि आप यहां पे स्टोर करो, सबसे फोन में स्टोर करके घर चले जाते हैं। ये समझ में नहीं आया, याद नहीं हुआ कि लिखने का जरूरत पड़ेगा। ये क्या पहली बार पढ़ रहे हैं? अभी तक की लाइफ हिस्ट्री में तीसरी चौथी बार पढ़े रहोगे। क्लास 10th में ही पढ़े होगे, थोड़ा बहुत 8 में ही पढ़े होगे, 6 7 में ही पढ़े होगे न्यूरल सिस्टम, और 10th में भी था ये चीज, जस्ट 1 साल पहले पढ़े हो। अच्छा चलो अब हम लोग कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूरॉन पे बात करेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बेसिक से जो जानना चाहिए
बेटा शांत हो जाओ, 2 मिनट बस बात होना है, टाइम हो ही गया है। न्यूरॉन का जो सेल्स है ये क्या है, एक्साइटेबल होता है, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी मतलब एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी मतलब हाँ, एक्साइट करता है मतलब किसी रिस्पॉन्स करता है किसी स्टिम्युलस पे। ये हम लोग किस पे बात किए थे, थोड़ा फोटोसिंथेसिस समय ही बात किए थे, मसल्स में ही बात किए थे। एक स्टिम्युलस होता है, स्टिम्युलस पे क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। मतलब वो रेस्ट पे था, वो एक्शन में आ गया, तो क्या हो गया, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस, ठीक है, ठीक है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कंडक्टिबिलिटी, ठीक है। कंडक्टिबिलिटी का मतलब कंडक्ट करता है, मतलब क्या है कि एक्साइटेबिलिटी ना, ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बस एक जगह पे हो, मान लो कि यहां पर हुआ लेकिन ये पूरे बॉडी में फील हुआ, ठीक है। तो कंडक्टिबिलिटी क्या है कि एक्साइटेबिलिटी का रिस्पॉन्स, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी एक जगह पे हुआ है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इम्पल्स, मूवमेंट ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द रीजन, रीजन कौन सा, एक्साइटेड, टू द डिफरेंट प्लेस, टू द डिफरेंट रीजन। मतलब क्या है, बेसिकली मूव कर रहा है, जो इम्पल्स क्रिएट हुआ ना वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो सिर्फ एक ही जगह पे नहीं है, ठीक है। नॉट फिक्स्ड एट द प्लेस ऑफ एक्साइटेशन, एट द प्लेस ऑफ एक्साइटेशन, ठीक है। सिर्फ एक्साइटेशन के प्लेस पे पॉसिबल नहीं है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। वो क्या हो गया, कंडक्टिबिलिटी। इस स्टिम्युलस का मतलब बता पाओगे, स्टिम्युलस एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, हमने यही बोले एक्सटर्नल फैक्टर्स, लेकिन इंटरनल फैक्टर्स भी, अगर बॉडी के अंदर भी कुछ चेंज हो रहा है तो उसको भी क्या कर ले रहा है, सेंस कर ले रहा है, ठीक है। और उसको सेंस, स्टिम्युलस को सेंस करने के लिए क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, वेरी गुड। स्टिम्युलस को सेंस करने के लिए कौन प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चेंजेस को क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है स्टिम्युलस। चेंज इन एक्सटर्नल एंड सिस्टम या एटमॉस्फेयर, ठीक है। चेंज इन एक्सटर्नल, इंटरनल, सिस्टम या एटमॉस्फेयर, क्लियर है। अब ये जो चेंज होता है ना बेटा, ये चेंज भी कैसा होता है, सडन होता है। ये चेंज कैसा होगा, सडन होगा। जैसे यहाँ पे हवा है, हवा प्रेजेंट है, लेकिन क्या हम लोग उसको फील कर पा रहे हैं। जैसे हमारा स्किन में तो सेंस ऑर्गन है ना, इसके ऊपर भी तो रिसेप्टर प्रेजेंट है जो सेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हवा चल रहा है, वो क्या हम लोग सेंस कर पा रहे हैं, सेंस नहीं कर पाते, ठीक है। अगर सब चीज़ को सेंस करने लगो तो पागल हो जाओगे, ठीक है। तो अगर हवा चल रहा है उस चीज़ को सेंस नहीं कर पाए, लेकिन अगर जोर से हवा आने लगा तो सेंस करोगे, ठीक है। और ये जोर से हवा भी कब, सडन चेंज, ठीक है। ये सडन चेंज हुआ तब हम लोग क्या करें, उसको सेंस करें, तो उसी को स्टिमुलस कहते हैं, जो एक्टिव किया, ठीक है। बॉडी के अंदर भी क्या ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, लेकिन वो हर चीज को सेंस करते रहता है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उसको सेंस नहीं करेगा, अगर ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तब सेंस करेगा। वैसे यहाँ भी हवा प्रेजेंट है, लेकिन अगर ज्यादा तेजी से हवा है उसको हम लोग सेंस कर सकते हैं, या इस हवा में अगर ऑक्सीजन का लेवल घटने लगा तो उसको भी सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तुरंत घुटन होने लगेगा, ठीक है। तो उसी को स्टिमुलस कहते हैं। जो सडन चेंज आता है ना एक्सटर्नल और इंटरनल एटमॉस्फेयर में, उसको सेंस करता है स्टिमुलस, ठीक है। एक लॉ है इसके बाद और नॉन कैंसर। अच्छा, इसमें दो है, स्टिमुलस में दो, एक है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और एक है सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। एक है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, एक क्या है, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये सब ना आज जो पीडीएफ है उसमें नहीं है, जो कल आएगा, जो पीडीएफ आज आ जाएगा ना उसमें रहेगा, ठीक है। आज मैं भेज दूंगी। क्यों नहीं आएगा आज,
ठीक है, मतलब अब जो नेक्स्ट पीडीएफ आएगा उसमें मेंशन रहेगा, ठीक है। मैं नोट्स में इसको स्ट्रोक पॉइंट करके लिखी, स्ट्रोक पॉइंट मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है। अगर चाहो तो लिखो, नहीं मन तो मत लिखो, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये खाली कुछ बेसिक्स है न्यूरल सिस्टम को जो जानना चाहिए, ठीक है, जो इम्पल्स जनरेशन वगैरह में काम करता है। बेटा फोन हटाओ, और आप लोग फर्स्ट बेंच पे ही बैठोगे, पीछे में कोई नहीं पढ़ता है, और आप लोग डिस्टर्ब करते हो तो पूरे क्लास डिस्टर्ब होता है। एक फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑल और नन लॉ, ठीक है। न्यूरल सिस्टम इस लॉ को फॉलो करता है, ऑल और नन लॉ, ठीक है। या तो ये न्यूरल सिस्टम ऑन रहेगा या फिर वो ऑफ रहेगा, या तो वो इम्पल्स जनरेट करेगा या फिर वो नहीं करेगा, ज़्यादा या कम इसको नहीं पता है। हाँ, या तो ये इम्पल्स जनरेट करेगा या फिर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से स्टिमुलस है तो बहुत ज़्यादा इम्पल्स जनरेट किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस दो ही ऑप्शन है, या तो ऑन रहेगा या फिर ऑफ रहेगा, ठीक है। और नन लॉ, ठीक है। कौन इसको फॉलो कर रहा है? ब्रेन फॉलो कर रहा है। अब इससे इस वर्ड पर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस और सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब है एडिक्वेट, एडिक्वेट स्टिमुलस, एडिक्वेट स्टिमुलस। एडिक्वेट स्टिमुलस का क्या मतलब है कि इतना अमाउंट ऑफ स्टिमुलस दिया गया है, इतना अमाउंट ऑफ स्टिमुलस दिया गया है जो क्या कर रहा है, जो एक्साइट कर दे रहा है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा स्टिमुलस भी दिया गया तो वो भी बॉडी फील नहीं कर पाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा स्टिमुलस भी दिया गया तो वो भी बॉडी फील नहीं कर पाएगा, और अगर इससे कम स्टिमुलस दिया तो वो एक्साइट नहीं कर पाएगा। ये समझ में आ रहा है पॉइंट? जैसे हम लोग देखते हैं ना टीवी सीरियल्स वगैरह में, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है, वो इतना तेज़ी से यहाँ से क्रॉस किया ना, जैसे क्रिश वाले में था, वो इतनी तेज़ी से क्रॉस करता था कि उसको लोग देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो इतनी तेज़ी से क्रॉस किया कि उसको लोग देख नहीं पाए, तो वो क्या है, वो एडिक्वेट स्टिमुलस से भी ज़्यादा हो गया, उस चीज़ को लोग देख ही नहीं पाए। और अगर वो नॉर्मल स्पीड से चल रहा है तो उसको लोग देख लेते हैं। अगर जितना ज़रूरत है स्टिमुलस का उतना ही तेज़ी से आया ना तो उसको लोग सेंस कर सकते हैं, अगर बहुत तेज़ी से आया उसको वो लोग सेंस नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर जितना ज़रूरत उससे कम आएगा उसको तो लोग नहीं कर पाएंगे, ये एक्साइट नहीं कर पाएगा। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है? इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट स्टिमुलस, ठीक है, समझ में आया? अब लेकिन इसमें क्या है, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में अगर हम लोग ना, जैसे हम लोग यहाँ पे हाथ पे पैट कर रहे हैं, ठीक है। अब लोग क्या है, हम बहुत देर तक यहाँ पे पैट करेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर्द होने लगेगा। एक या दो बार से नहीं होगा, तो एक या दो बार जो हम लोग पैट करें वो क्या है, वो सब थ्रेशोल्ड है। इसमें हम लोग जोर से नहीं हिट कर रहे, ये जोर से हिट नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे क्या है कि मान लो किसी का एग्जाम्पल ले लो, हाँ ऋतिक, ठीक है, ऋतिक का फ्रेंड आया, उसे कंधे पे मारा कि हेलो, ठीक है। एक दोस्त आया, वो मारा, ठीक है चलो, वो सब थ्रेशोल्ड था, वो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस था। लेकिन 10 दोस्त आके मारेगा तो ये तुरंत में क्या हो जाएगा, तुरंत में गुस्सा आ जाएगा इसको, ठीक है। अगर 10 दोस्त आके मार दिया तो क्या हो जाएगा, तुरंत में गुस्सा आ जाएगा, और जो लास्ट में मारा उसको जोर से पड़ेगा, ठीक है। और जो दोस्त लास्ट में मारा उसको क्या होगा, जोर से पड़ेगा। सब उसको आके धीरे धीरे बस ऐसी दोस्ती में ऐसे करके उसको पैट करे उसके पीठ पे, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, 10 दोस्त आके कर दिए तो लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, गुस्सा हो गया, तो क्या हो गया, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जब ज़्यादा देने को मिलेगा ना तो सबको क्या होने लगता है, ऐड कर दिया जाता है, सबको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। सबको ऐड कर दिया गया और इसको हम लोग बोले समेशन, समेशन। और ये भी पॉसिबल है किसमें, ये भी किसमें पॉसिबल है, ये और नन लॉ में। एक बार ये समेशन हो गया मतलब अब ये वाला लॉ फॉलो होगा, ठीक है। मान लो कि 50 न्यूटन का फोर्स चाहिए था, हमें 50 न्यूटन का फोर्स चाहिए, ठीक है। थ्रेशोल्ड क्या है, ये 50 या 55 न्यूटन फोर्स दे रहा है, बस ये लास्ट है। थ्रेशोल्ड क्या है, ये 50 या 55 न्यूटन फोर्स दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेबिलिटी हो जाएगा, स्टिमुलस मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, सेल एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। 50 न्यूटन का फोर्स चाहिए था, 50 न्यूटन का फोर्स हमें मिल गया तो वो एक बार में हमारा क्या हो गया, एक्साइट हो गया। बेटा बात क्यों करने लगते हो, बस मैं बोली ना, ये लास्ट चीज़ बता रही हूँ। और अगर इसको 5 न्यूटन का फोर्स मिला तो कोई एक्साइटेशन नहीं, ये क्या हो गया, सब थ्रेशोल्ड। लेकिन ये 5 न्यूटन का हमें 10 बार मिल गया, ठीक है, ये इंटू 10 10 बार ही मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग समेशन कहेंगे, इसको क्या प्रॉपर्टी बोलेंगे, समेशन बोलेंगे। और ये फिर क्या करेगा, एक्साइट करेगा, ठीक है।
न्यूरल सिस्टम सिर्फ दो चीज जानते हैं, और नन लॉ, या तो वो एक्साइट करेगा या फिर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कम न्यूटन से फोर्स आया तो ये कम एक्साइट करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है। बस ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये जान लो, ये आगे मदद करेगा ये नर्व इम्पल्स पढ़ने में, ठीक है, खत्म हो गया। ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है लेकिन ये जानना है।